मैम, मेरे कुछ फ्रेंड्स बोल रहे थे कि प्री बोर्ड्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं क्योंकि प्री बोर्ड्स के मार्क्स कुछ मैटर नहीं करते हैं। मतलब कोई भी कभी भी आपसे ये आकर के नहीं पूछेगा कि आपके क्लास 10th प्री बोर्ड्स में कितने परसेंटेज बने थे, इसलिए प्री बोर्ड्स को सीरियसली लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या सच में प्री बोर्ड्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं? वेल, इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इसी वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विभूति खरे। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। बच्चों, आज मैं आपके साथ अपना क्लास 10th का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। बेसिकली आज मैं आपको ये बताऊँगी कि जब मैं क्लास 10th में थी तो मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आईं, उन प्रॉब्लम्स को मैंने कैसे डील किया और उन प्रॉब्लम्स से मैंने अल्टीमेटली क्या सीखा। तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ध्यान से सुनते जाना। बच्चों, हुआ ये था कि मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड्स शुरू होने वाले थे। इनफैक्ट 2 दिन बाद से ही फर्स्ट प्री बोर्ड्स शुरू होने वाले थे और पहला पेपर था साइंस का। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, आपकी विभूति मैम बहुत डरी हुई थी। मतलब मैं वाकई में बहुत डरी हुई थी। और मेरे डरने का रीज़न ये था कि साइंस का जो फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें साइंस का पूरा सिलेबस आ रहा था, 100% सिलेबस आ रहा था। और मेरे लिए दिक्कत की बात ये थी कि उस 100% सिलेबस में से मेरा केवल 60% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ था। मुझे केवल 60% सिलेबस ही आता था। 40% सिलेबस मुझसे नहीं बनता था, वो मुझे नहीं आता था। तो मैं बहुत ही डरी हुई थी, मैं बहुत ही टेंशन में थी कि यार 2 दिन बाद साइंस का फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम है जिसमें कि साइंस का पूरा सिलेबस आ रहा है और पूरे सिलेबस में से मुझे केवल 60% सिलेबस आता है, 40% सिलेबस मुझे आता ही नहीं है। तो मैं आखिर क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं, किससे बोलूं, किससे जाकर के बात करूं, मैं किससे पढ़ूं? मैं बहुत टेंशन में थी, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। फिर हुआ ये कि मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया, उसका नाम था चेतना, ठीक है। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, तो बात करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि चेतना को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही है। तो मैंने पूछ ही लिया चेतना से कि चेतना, तुझे अपने साइंस के फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन नहीं हो रही है क्या? 2 दिन बाद ही तो है। तो चेतना ने बोला, नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं हो रही। तो मैंने बोला, क्यों नहीं हो रही यार? मैं तो बिल्कुल टेंशन के कारण पगलाई जा रही हूँ। मुझे तो इतनी टेंशन हो रही थी कि मैं टेंशन के कारण पढ़ भी नहीं पा रही थी। तो मैंने चेतना से पूछा कि बहन, तुझे क्यों नहीं हो रही चिंता? मुझे तो बहुत चिंता है, तुझे क्यों नहीं है? तो चेतना ने बोला कि बहन, मैंने अपने लिए एक बहुत ही धांसू स्ट्रैटेजी बना ली है और मैं तो बस उसी धांसू स्ट्रैटेजी को फॉलो करूँगी ताकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो मैंने बोला चेतना को कि बहन, मुझे भी बता दे, मैं भी उस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लूँ ताकि मेरा एग्ज़ाम भी अच्छा जाए। तो चेतना ने बोला, हाँ ठीक है, सुन। चेतना ने मुझे समझाया कि बहन देख, साइंस का जो फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है 2 दिन बाद, उसमें साइंस का पूरा सिलेबस आ रहा है, 15-16 चैप्टर आ रहे हैं। मैंने बोला हाँ। तो फिर चेतना ने मुझसे कहा कि बहन, मैंने अपने लिए तो ये डिसाइड किया है कि मैं उन सारे चैप्टर्स को, मैं उन 15-16 चैप्टर्स को बस ऊपर से पढ़ लूँगी ताकि कम से कम 2 दिनों में मेरा सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो जाए ताकि मैं एग्ज़ाम में कुछ लिख तो पाऊँ। तो फिर मैंने चेतना से पूछा कि ये ऊपर से पढ़ने का क्या मतलब है? फिर चेतना ने मुझे और एक्सप्लेन किया कि बहन, ऊपर से पढ़ने का मतलब ये है कि मैं किसी भी चैप्टर के डेप्थ में नहीं जाऊँगी, मैं किसी भी चैप्टर के टॉपिक को एकदम डिटेल में जाकर के नहीं पढ़ूँगी, बल्कि मैं तो सारे के सारे चैप्टर्स को, उन 15-16 चैप्टर्स को बस ऐसी ऊपर से पढ़ लूँगी कि अच्छा इसमें ये है, इसमें वो है। तो कम से कम 2 दिन में मेरा सिलेबस तो हो जाएगा कंप्लीट
और एग्ज़ाम मेरा फिर अच्छा जाएगा। भाई सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एग्ज़ाम भी ऑब्वियस सी बात है अच्छा ही जाना चाहिए। मैंने इस स्ट्रैटेजी को सुना और समझने की कोशिश भी करी, बट मैं तुम्हें सच बताऊं तो मुझे ये स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब ना मुझे तब समझ में आता था, ना मुझे आज समझ में आता है कि ये क्या तरीका हुआ पढ़ाई करने का। भाई करनी है पढ़ाई तो अच्छे से करो, नहीं करनी तो मत करो। ये ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब क्या बनता है, क्या सेंस है इस बात का, क्या लॉजिक है इस बात में, मुझे नहीं समझ में ना उस समय आया था और ना आज ही आता है। एनीवेज, मुझे भी अपने लिए कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही था, क्योंकि चेतना की जो स्ट्रैटेजी थी वो मुझे ऑनेस्टली अच्छी नहीं लगी थी। तो मैंने ये तो डिसाइड कर ही लिया था कि चेतना वाली स्ट्रैटेजी तो मैं कतई फॉलो नहीं करूँगी। उसकी स्ट्रैटेजी है, उसने अपने लिए बनाई है, तो वो तो उसको फॉलो बेशक कर सकती है, लेकिन मैं नहीं करूँगी। बट मुझे क्या करना है, मुझे ये भी तो डिसाइड करना था ना। तो मैंने डिसाइड कर लिया, स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाई थी, बस एक डिसीजन मैंने लिया था अपने लिए कि यार जो है सो है। जो 40% सिलेबस मुझे नहीं आता है तो वो नहीं आता है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी 2 दिनों में। लेकिन जो 60% सिलेबस मुझे आता है, वो 60% सिलेबस तो मेरे दिमाग में है ना। जो 40% सिलेबस नहीं आता है, नहीं आता है, लेकिन जो 60% सिलेबस मुझे आता है वो सिलेबस तो मेरे दिमाग में है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि अब जो बचे हुए 2 दिन हैं, उन 2 दिनों में मैं बस उसी 60% सिलेबस को रिवाइज करूँगी। मैं अब 2 दिनों में, आने वाले 2 दिनों में मैं रिमेनिंग 40% सिलेबस के पीछे नहीं भागूंगी। आने वाले 2 दिनों में मैं कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ूंगी। चैप्टर छोड़ो, मैं कोई नया टॉपिक भी अब नहीं टच करूंगी। जितना सिलेबस मुझे आता है मैं बस उसी को रिवाइज करूंगी। और यकीन मानो मैंने वही किया। 2 दिनों में मैंने 60% सिलेबस को बहुत अच्छे से रिवाइज किया। अच्छे से मतलब वाकई में बहुत अच्छे से मैंने रिवाइज किया था। उस 60% सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स थे, उन सारे चैप्टर्स को मैंने डिटेल में जाकर के रिवाइज किया था। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लिया हो चेतना की जैसे, ना। 60% सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स थे, उन सारे चैप्टर्स को मैंने रिवाइज भी एकदम डिटेल में जाकर के किया था। मैं डायग्राम्स भी याद करके गई थी। जितना मुझसे हो सकता था 2 दिनों में मैंने उतना किया। ओके, फिर एग्ज़ाम हुआ, सब बच्चे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकले। मैं ऑब्वियसली मैं दुखी थी, मैं अपसेट थी, मैं परेशान तो नहीं थी। परेशान तो मैं 2 दिन पहले थी, जब तक एग्ज़ाम हुआ नहीं था। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद मैं दुखी थी। और रीज़न तुम लोगों को समझ में आ ही रहा होगा कि मैम ने पूरा सिलेबस तो कंप्लीट किया नहीं था। जितना सिलेबस मैंने कंप्लीट किया था, जितना सिलेबस मैंने रिवाइज़ किया था, उस सिलेबस से जो सवाल आए वो मैंने कर लिए। और वो जो रिमेनिंग 40% सिलेबस था, उस रिमेनिंग 40% सिलेबस से जो क्वेश्चंस आए वो मुझसे नहीं बने, बिल्कुल भी नहीं बने। मैं तो लिख के भी आई थी कि हमसे ना हो पाएगा। तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा तो गया नहीं था, है ना। बल्कि तुम्हें एक सच्चाई मैं बताती हूँ, जब मैं बचे हुए 2 दिनों में 60% सिलेबस रिवाइज कर रही थी ना, उन दोनों दिनों में कहीं ना कहीं मैंने अपने दिमाग में ये बिठा लिया था कि जो मेरा साइंस का फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो अच्छा नहीं होगा। मेरा साइंस का फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम मेरा अच्छा नहीं जाएगा। 2 दिनों में जो मैं अपने 60% सिलेबस को और पक्का कर रही थी और रिवाइज कर रही थी,
रिवीजन करते करते मैंने अपने दिमाग में कहीं ना कहीं ये बिठा लिया था, ना चाहते हुए भी, कि जो पेपर मैं देने जाऊंगी साइंस का, फर्स्ट प्री बोर्ड पेपर, वो मेरा अच्छा नहीं जाएगा। दो मैं पढ़ रही थी, मैं बोल तो रही हूँ, पढ़ते पढ़ते दिमाग में मैंने बिठा लिया कि नहीं यार पेपर तो अच्छा नहीं जाएगा। पढ़ाई तो मैं कर रही थी लेकिन फिर भी दिमाग में वही बिठा के रखा मैंने। अब वो ह्यूमन नेचर होता है शायद, है ना। तो स्ट्रेस बोलो, टेंशन बोलो, शायद उसके कारण मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं था। मुझे ये तो देखो, डिसीजन तो मुझे लेना ही था अपने लिए, तो मैंने ले लिया। मजबूरी के चलते मैंने वो डिसीजन लिया, खुशी खुशी मैंने डिसीजन नहीं लिया कि मेरे पास टाइम था, फिर भी मैंने 40% सिलेबस कवर नहीं किया। मैं सिर्फ 60% सिलेबस कोई जो है ना रिवाइज करने के लिए बैठ गई, ऐसा नहीं था बच्चों, ऐसा नहीं था। टाइम बहुत कम था, 2 दिन क्या होते हैं, कोई 2 दिनों में क्लास 10th साइंस का 100% सिलेबस कवर कर सकता है क्या? नहीं। तो मजबूरी के चलते, समय की कमी के चलते मैंने डिसीजन लिया, और पढ़ते पढ़ते मुझे लग रहा था कि नहीं यार पेपर तो अच्छा नहीं जाएगा, और वही हुआ, नहीं गया पेपर अच्छा। जितना आता था उतना कर दिया, जो नहीं आता था वो नहीं किया, नहीं कर पाई मैं। लेकिन उस दिन चेतना बहुत खुश थी। अब मुझे गुस्सा है, मैंने चेतना से पूछा कि बहन तेरी खुशी का आखिर राज क्या है? तू एग्जाम के 2 दिन पहले भी खुश थी, तुझे कोई चिंता नहीं थी एग्जाम की। मैं तो 2 दिन पहले जो है ना एग्जाम की चिंता के कारण एकदम पगलाई जा रही थी, और तुझे ना तब कोई चिंता थी ना अब तुझे कोई चिंता है। मस्त जो है ना हंसते हंसते बाहर निकल रही है एग्जाम हॉल के, क्या है क्या? तो उसने बोला कि अरे तुझे तो मैंने बोला था ना कि मैंने अपने लिए धांसू स्ट्रैटेजी बनाई है, बस मैंने उसी को फॉलो किया और मेरा एग्जाम अच्छा गया। मैंने कहा हाँ तेरी स्ट्रैटेजी मुझे पता है, धांसू स्ट्रैटेजी, लेकिन तेरा एग्जाम कैसे इतना अच्छा गया? तो बोलती अरे तुझे नहीं पता, मैंने तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं। आई वॉज लाइक कि क्या तूने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें? कहती हाँ। मैंने कहा मतलब तुझसे सारे सवाल बनते थे? कहती नहीं, कुछ सवाल ऐसे थे जो मुझे बहुत अच्छे से बनते थे, और बहुत से सवाल ऐसे भी थे जो मुझे उतने अच्छे से नहीं बनते थे, लेकिन फिर भी मैंने उन सवालों के जवाब में कुछ ना कुछ तो लिख ही दिया, तो मुझे कुछ ना कुछ तो नंबर मिल जाएंगे। ओवरऑल मेरा पेपर अच्छा गया है। तो मैंने कहा मतलब मैं क्या ही बोलती। मैंने कहा ठीक है, गुड फॉर यू, उसका पेपर अच्छा गया, मेरा नहीं गया, तो उसमें उसकी तो कोई गलती नहीं है ना, मेरी गलती है कि मैंने टाइम पर अपना सिलेबस नहीं जो है ना कंप्लीट किया। एनीवेज जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते थे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, रिजल्ट डे आया। साइंस के फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम के सभी बच्चों को अपने अपने नंबर पता चले। उस दिन मैं खुश थी, उस दिन बच्चों मैं खुश थी और चेतना बहुत दुखी थी। मैं खुश इसलिए थी, मैं आपको बता देती हूँ, मैं खुश इसलिए थी क्योंकि सरप्राइजिंगली मेरे नंबर, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे। मतलब मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, मैं तो यही सोच के चल रही थी, मैं तो यही मान के चल रही थी कि मेरा पेपर बहुत ही बकवास गया है, 3rd क्लास एकदम। तो मैं तो यही मान के चल रही थी कि यार पेपर तो बहुत ही बकवास गया है, तो क्या ही नंबर आएंगे। लेकिन मेरे मार्क्स सरप्राइजिंगली बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं खुश थी। चेतना के मार्क्स शॉकिंगली बहुत कम आए थे, लेकिन चेतना को इस बात का दुख नहीं था। चेतना को दुख ज़्यादा इस बात का ये था कि उसके मार्क्स मुझसे भी कम आए हैं, क्योंकि उसके हिसाब से, चेतना के हिसाब से मैं तो पूरा सिलेबस पढ़ के ही नहीं गई थी, तो मेरे नंबर तो बहुत कम आने चाहिए थे। और चेतना के हिसाब से वो तो पूरा सिलेबस पढ़ के गई थी, तो उसके मार्क्स तो अच्छे आने चाहिए थे। और वो तो बोली भी थी कि ओवरऑल मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है, तो अच्छे नंबर आएंगे, तो लेकिन नहीं आए। तो बच्चों ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ? क्यों मेरे मार्क्स सरप्राइजिंगली अच्छे आए और क्यों चेतना के मार्क्स शॉकिंगली खराब आए? तुम्हें क्या लगता है? मेरे हिसाब से बच्चों मेरे मार्क्स अच्छे और चेतना के मार्क्स खराब इसलिए आए क्योंकि हम दोनों की स्ट्रैटेजीज में
डिफरेंस था। मेरी स्ट्रैटेजी अलग थी और चेतना की स्ट्रैटेजी अलग थी। मैंने तो अपने लिए, अब स्ट्रैटेजी बोलो या क्या बोल लो, मैंने तो अपने लिए ये डिसाइड कर लिया था कि जो बचे हुए 2 दिन हैं, उन 2 दिनों में मुझे रिमेनिंग 40% सिलेबस की तरफ नहीं भागना है, चाहे जो भी हो जाए। मेरी प्लानिंग, मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा डिसीजन खुद के लिए बस इतना सा था कि जो बचे हुए 2 दिन हैं, जो आने वाले 2 दिन हैं, उन 2 दिनों में मैं रिमेनिंग 40% सिलेबस के पीछे कतई नहीं भागूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मुझे सिर्फ क्या करना है, 60% सिलेबस पर ही ध्यान देना है, क्योंकि वही तो मुझे आता है और उस 60% सिलेबस को ही मुझे रिवाइज करना है, अच्छे से रिवाइज करना है। और बच्चों, मैंने यही किया, जो मैंने अपने लिए डिसाइड किया था मैंने वही फॉलो किया। मैं भूल ही गई उस 40% सिलेबस को जो मुझे नहीं आता था। मैंने सिर्फ पूरा ध्यान दिया उस 60% सिलेबस के ऊपर जो मुझे आता था। और जैसा कि तुम्हें मैंने बताया कि बचे हुए 2 दिनों में मैंने उसी 60% सिलेबस में आने वाले चैप्टर्स को ही डिटेल में जाकर के रिवाइज किया था, और इसका असर देखने को मिला मेरे आंसर्स पर। उस 60% सिलेबस में से जो भी क्वेश्चंस आए, बच्चों उन क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने बहुत अच्छे से दिए। मेरे आंसर्स आप बोल सकते हो कि बहुत ही एक्यूरेट थे। मेरे आंसर्स अप टू द मार्क थे। मैंने आंसर्स बिल्कुल टू द पॉइंट लिखे थे। ये नहीं कि फालतू पैराग्राफ बना करके मैंने कोई फालतू सी कहानी लिखी हो अपने आंसर्स में, ना, टू द पॉइंट मैंने अपने आंसर्स लिखे थे। कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया था मैंने अपने आंसर्स में, प्लस जहाँ भी मुझे लगा था कि यार इस आंसर में एक डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, मैंने वहाँ पर नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम भी बनाया था। हुआ ये कि मेरी जो मैडम थी, मतलब उस मेरी साइंस की मैम थी, तो मेरी मैडम को ये समझ में आ गया कि इस लड़की ने जो क्वेश्चंस के जवाब लिखे हैं वो क्वेश्चंस इस लड़की को आते हैं, अच्छे से आते हैं। तो हुआ क्या, मैम मेरे उन आंसर्स से बहुत इम्प्रेस हुई, क्योंकि तुमको मैंने बताया ना कि मैंने रिवीजन भी डिटेल में ही जा कर के किया था। भाई देखो, सीधी सी बात है, जो बचे हुए 2 दिन थे उनमें मैं कोई नया चैप्टर तो पढ़ नहीं रही थी। नया चैप्टर क्या, मैं कोई नया टॉपिक भी नहीं उठा रही थी। जितना मुझे आता था उतने को ही मैंने क्या करा, रिवाइज किया। और रिवीजन भी मैंने एकदम डिटेल में जा कर के किया। ऊपर ऊपर से मैंने जो है ना रिवीजन नहीं किया था, अच्छे से रिवीजन किया था। तो आप बोल सकते हो कि उस 60% सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स आए थे, उस 60% सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स आए थे, उन सारे टॉपिक्स की डिटेल्ड नॉलेज मुझे थी, अच्छे से जानकारी थी मुझे, और इसीलिए वो मेरे आंसर्स में मैम को दिखाई दिया कि जितने भी क्वेश्चंस इस लड़की ने सॉल्व करे हैं, जितने भी सवालों के जवाब इस लड़की ने दिए हैं, वो सारे सवाल, वो सारे क्वेश्चंस इस लड़की को आते हैं। तो मैम मेरे आंसर्स से बहुत खुश हुई, और मुझे जो क्वेश्चंस मैं लिख करके, मतलब जिन सवालों के जवाब मैंने दिए थे, उन सवालों पर, उन क्वेश्चंस पर मैम ने मुझे बहुत अच्छे से मार्क्स दिए। कुछ कुछ क्वेश्चंस में आधा 1 नंबर कटा था, 1-2 क्वेश्चन में 2 नंबर भी कटे थे, है ना, लेकिन कुल मिला करके मैम ने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स दिए थे उन क्वेश्चंस के ऊपर जो मैं अटेम्प्ट करके आई थी, जो जिन सवालों के जवाब मैंने लिखे थे।
और जो नहीं बनते थे वो तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे। मैं कोई गाना तो लिख के आती नहीं वहाँ पर, है ना, तो वो मैंने छोड़ दिए थे कि अब नहीं बनता तो नहीं बनता, भगवान जाने क्या कर सकते हैं। ये तो हुई मेरी कहानी। बट व्हाट अबाउट चेतना? वो लड़की तो पूरा सिलेबस पढ़ के गई थी, लेकिन फिर भी उसके मार्क्स कम आए। मतलब ऐसे नहीं कि कम आए, मुझसे भी कम आए, कम से कम बराबर ही आ जाते या थोड़ा बहुत डिफरेंस होता। आखिर क्यों चेतना के मार्क्स ज़्यादा कम आए? क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी में झोल था। जैसा कि तुमको मैंने बताया कि ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब ना मुझे तब समझ में आता था, ना मुझे आज समझ में आता है। मैं ये बात डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि कोई कैसे ऊपर ऊपर से पढ़ करके 2 दिनों में क्लास 10th साइंस का सिलेबस 100% कवर कर सकता है। ये मुझे नहीं पच रही थी बात, और वही हुआ, वही मुझे देखने को मिला। जब एग्ज़ाम को 1 दिन रह गया था, मैं सच बताऊं, जैसा कि तुम्हें मैंने बताया कि मैं पढ़ाई कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं मान के बैठी थी कि मेरा एग्ज़ाम तो ख़राब ही होने वाला है। तो एग्ज़ाम को जब 1 दिन रह गया था, तो पता है मुझे ऐसा लगा भी 5-10 मिनट के लिए कि यार चेतना की शायद स्ट्रैटेजी सही थी, लेकिन वो बहुत बहुत देर हो चुकी थी तब तक। एग्ज़ाम के 1 दिन पहले मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार शायद चेतना की स्ट्रैटेजी सही थी, मुझसे बेहतर थी, मुझे शायद वही फॉलो करनी चाहिए थी। लेकिन समय इतना कम रह गया था कि अब मेरे पास चेतना की स्ट्रैटेजी को भी फॉलो करने का टाइम नहीं था। तो जो हुआ सो हुआ, मैं बस भगवान का नाम लेकर के चली गई थी। हाँ, तो जैसा कि तुम्हें मैंने बताया कि चेतना की स्ट्रैटेजी में क्या था, झोल था, बहुत झोल था। ऊपर ऊपर से चेतना ने पढ़ करके 15-16 चैप्टर्स 2 दिन में निपटा दिए थे। मतलब जैसा कि उसने मुझे मुंह पे कहा था कि मैं किसी भी चैप्टर को डेप्थ में जाकर के नहीं पढ़ूंगी, मैं किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को डिटेल में जाकर के नहीं पढ़ूंगी, ऊपर ऊपर से पढ़ लूंगी। तो बेटा इसका नतीजा उसके आंसर्स में देखने को मिला। उसके आंसर्स एक्यूरेट नहीं थे, अधूरे अधूरे से थे, इनकम्प्लीट थे। टू द पॉइंट आंसर्स वो लिख करके नहीं आ पाई थी, अप टू द मार्क नहीं थे उसके आंसर्स। तो आप बोल सकते हो कि जो मेरी मैम थी वो कहीं ना कहीं चेतना के आंसर्स से सेटिस्फाइड नहीं थी। उनको ये लग रहा था कि नहीं यार, ये जो आंसर्स हैं ये सही, मतलब सही तो हैं लेकिन अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, कुछ टू द पॉइंट आंसर्स नहीं हैं ये। कुल मिलाकर के मैम चेतना के आंसर्स से इम्प्रेस नहीं हुई, तो उन्होंने एकदम काम चलाओ नंबर दे दिए चेतना को। 5 मार्क्स का अगर कोई सवाल था तो उस पे चेतना को केवल 1 या 2 नंबर मिले थे। क्यों? वही वाली बात है ना कि जब तुम किसी चैप्टर को डेप्थ में जाकर के पढ़ोगे ही नहीं, जब तक तुम किसी टॉपिक को डिटेल में जाकर के पढ़ोगे ही नहीं, तो अगर उस टॉपिक के ऊपर कोई सवाल आ जाएगा बेटा, तो उस सवाल का जवाब तुम टू द पॉइंट नहीं दे पाओगे। तुम घुमा फिरा करके लिखने की कोशिश करोगे अपने आंसर को, लेकिन टू द पॉइंट आंसर तुम नहीं लिख पाओगे। मैं तुम्हें एग्जाम्पल से बताती हूँ, शायद तुम्हें मेरी बात बेहतर तरीके से समझ में आए। जैसे अपन ने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी है। अब हुआ ये कि एग्ज़ाम में सपोज आ गया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को एक्सप्लेन करो, तो बेटा जब तक तुम अपने एक्सप्लेनेशन में, जब तक तुम अपने आंसर में फोटोसिंथेसिस में होने वाली डार्क एंड लाइट रिएक्शंस को मेंशन नहीं करोगे, जब तक तुम ये नहीं लिखोगे कि डार्क एंड लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, ये दोनों रिएक्शंस कब होती हैं, कब नहीं होती हैं, प्लांट बॉडी में कहाँ होती हैं, बेटा तब तक तुम्हारा आंसर अप टू द मार्क बनेगा ही नहीं। खुद ही इमेजिन करो ना कि अगर आ गया एग्जाम में ये सवाल कि एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस,
और तुमने अपने एक्सप्लेनेशन में, तुमने अपने जवाब में ना लाइट रिएक्शन के बारे में बताया, ना डार्क रिएक्शन के बारे में बताया, तुमने मेंशन ही नहीं किया। तो तुम्हारा जो जवाब होगा क्या वो क्लास 10th के लेवल का होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा क्लास 10th में ही तो तुमने फोटोसिंथेसिस में डार्क एंड लाइट रिएक्शंस पढ़ी हैं, है ना? 8th में, 9th में, 7th में, 6th में क्या तुमने फोटोसिंथेसिस में डार्क एंड लाइट रिएक्शंस को पढ़ा था क्या? नहीं ना। कब पढ़ा? 10th में आकर के पढ़ा। इसका मतलब क्या कि तुम्हें डार्क एंड लाइट रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, और अगर सवाल आता है तो तुम्हें वहाँ पर मेंशन करना चाहिए। नहीं करोगे तो तुम्हारा जो आंसर है बेटा वो 10वीं के लेवल का रहेगा ही नहीं। ऐसा लगेगा बच्चों वाला जो है ना आंसर लिख करके कोई चला गया है, 9th का या 8th क्लास का बच्चा जो है आंसर लिख करके गया है कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। क्या तुम्हें अब समझ में आया कि मैंने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, मुझे पता था कि लाइट रिएक्शन क्या होती है, डार्क रिएक्शन क्या होती है, तो मैंने अपने आंसर में वो चीज़ जा कर के लिख दी थी। तो मैम को समझ में आ गया कि हाँ इसको पता है डार्क और लाइट रिएक्शन के बारे में, मतलब इस लड़की को पता है कि फोटोसिंथेसिस में एग्जैक्टली क्या होता है। मुझे दे दिए फुल मार्क्स, आधा एक नंबर तो फिर भी मैम ने काटा ही काटा। ठीक है, ऑल्दो मेरा आंसर बहुत अच्छा था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैम ने आधा एक नंबर तो काटा ही काटा। लेकिन चेतना ने वो भी नहीं लिखा, ना लाइट रिएक्शन ना डार्क रिएक्शन, कुछ नहीं लिखा। बेसिक जो है ना फोटोसिंथेसिस क्या होती है वो लिख करके आ गई। तो मैम ने भी सोचा कि ये क्या 8th क्लास का जो है ना लेवल का आंसर लिखा हुआ है, 5 में से जो है केवल 2 नंबर मिल गया या 1 नंबर मिल गया। सोचो 5 मार्क्स का सवाल आया था कि डिफाइन फोटोसिंथेसिस, एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। मुझे तो फिर भी 4, 4.5 नंबर मिल गए। चेतना को कितने मिले? 5 में से 1 या 2। ये कोई बात हुई? ये कोई बात हुई क्या? क्या तुम्हें अब मेरी बात समझ में आई? तो बेटा तुम्हें मैंने अपनी और चेतना की जो कहानी सुनाई, इस कहानी से तुम्हें क्या सीखने को मिला? इस कहानी से तुम्हें ये सीखने को मिला होगा, डेफिनेटली मिला होगा, कि सिलेबस के पीछे भागो मत, या टू बी मोर स्पेसिफिक 100% सिलेबस के पीछे भागो मत, और ना ही 100% सिलेबस से डरो कि बाप रे फर्स्ट प्री बोर्ड में 100% सिलेबस आ रहा है और अगले मंडे से ही फर्स्ट प्री बोर्ड्स शुरू होने वाले हैं। पहला पेपर साइंस का है जिसमें कि सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, A to Z सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, सारा सिलेबस आ रहा है, और हमारा तो भगवान 60% सिलेबस ही हमको आता है या 70% सिलेबस ही हमको आता है, 30% 40% सिलेबस तो हमको आता ही नहीं है। हम तो क्या करें, हम तो मर जाएंगे, हमारा तो ये, हमारा तो वो। अरे मत भागो, मत डरो। मैं तुम्हें अपना एक्सपीरियंस क्यों बता रही हूँ बेटा? एक टीचर का एक्सपीरियंस उसके बच्चों के काम तो आना ही चाहिए ना। तो ये चेतना और अपनी कहानी तुम्हें मैंने क्यों सुनाई है? ताकि तुम्हें ये बात समझ में आए कि जो प्रॉब्लम अभी तुम्हारे साथ हो रही है वही प्रॉब्लम बाकी सब बच्चों के साथ भी हो रही है, और वही प्रॉब्लम तुम्हारी मैम के साथ भी हुई थी कई सालों पहले। और इस प्रॉब्लम का इकलौता सल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का इकलौता सल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो डरना बंद करो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर के आओ कि कोई बात नहीं, फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम में, साइंस के फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम में अगर 100% सिलेबस आ रहा है और 100% सिलेबस में से
मेरा केवल 65% सिलेबस कंप्लीटेड है या 70% या 75% सिलेबस कंप्लीटेड है, बाकी का सिलेबस तो मुझे पता ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितना आता है बेटा उतना तो पढ़ लो, उतना तो रिवाइज कर लो। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि जितना सिलेबस तुम्हें आता है, जितना सिलेबस तुमने पढ़ा है, जितना सिलेबस तुमने रिवाइज किया है, उस सिलेबस में से जो भी सवाल आ जाए, जहां से भी जैसा भी सवाल आ जाए, वो तुमसे बनना चाहिए। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम अपने डर को पीछे छोड़ोगे, जब तुम सोच लोगे कि यार जो है सो है। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जब समय था तो हम सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया भाई, जो हो गया सो हो गया, आगे का तो सुधार लो। डर डर के काम कैसे चलेगा? नहीं चलेगा यार। मैं ये अपना एक्सपीरियंस तुम्हें बता रही हूं, तुमको मैंने हर एक चीज बताई कि मैं पढ़ाई कर रही थी, मैं 60% सिलेबस को रिवाइज कर रही थी 2 दिनों में, और फिर भी उन 2 दिनों में पढ़ाई करते करते मैंने ये सोच लिया था कि अरे मेरा एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा। ये क्या तरीका हुआ? एग्जाम देकर के मैं आई, पेपर मैंने दिया, जैसा भी दिया, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए, और कितने छोड़े थे मैंने तो डर के मारे वो भी काउंट नहीं किया। एग्जाम देकर के आई मैं, उस दिन भी मैं रोई थी कि बहुत ही बकवास पेपर गए, लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट अच्छा आया कि नहीं आया? मुझे ऐसा नहीं कि चेतना से अच्छे मार्क्स मिले थे, मुझे वाकई में अच्छे मार्क्स मिले थे, मैं बता तो रही हूं। उस चीज से मेरे अंदर एक ये कॉन्फिडेंस आ गया कि यार जो 60% सिलेबस मैंने किया था ना, जो 60% सिलेबस मैंने पढ़ा था, रिवाइज किया था, वो सिलेबस मेरा पक्का हो गया है। उस सिलेबस में मुझे कोई रोक नहीं सकता, उस सिलेबस का, क्योंकि हर एक सवाल मुझसे बना था, और सवाल में मुझे उन सवालों के आंसर्स में मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे। तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई थी कि जितना पढ़ा मैंने उसमें तो मैंने अच्छा परफॉर्म किया ना। बचा वो 40% सिलेबस, तो अगर मैं वो भी पढ़ लेती तो उस सिलेबस से जो क्वेश्चंस आए थे वो भी मुझसे बन जाते। आई बात समझ में? तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। जितना सिलेबस पढ़ के गई थी उस सिलेबस से तो सवाल बन गए ना। अब जो पढ़ाई नहीं था उसके नहीं बने। अगर मैं पढ़ लेती, टाइम होता तो मैं पढ़ लेती। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ना नहीं चाह रही थी बेटा। अगर 15-20 दिनों का समय होता तो मैं पढ़ भी लेती। 2 दिन का समय था तो मैं वो रिमेनिंग 40% सिलेबस के पीछे नहीं भागी। अगर वो सिलेबस भी मेरा हो जाता तो उस सिलेबस से भी जो सवाल आए थे वो भी मुझसे बन जाते। तो मुझे ये समझ में आ गया कि यार मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे पढ़ाई का डायरेक्शन बिल्कुल सही है, कि मैं सही तरीके से पढ़ रही हूँ। अगर मैं किसी चैप्टर को डेप्थ में जाके पढ़ भी रही हूँ, अगर मैं किसी टॉपिक को डिटेल में जाके पढ़ भी रही हूँ, तो वो मेरे लिए बेनिफिशियल है। क्योंकि अगर उस टॉपिक पर कोई सवाल आ जाता है तो उसका जवाब मुझे बनेगा। मैं अप टू द मार्क आंसर लिख के आऊंगी, मैं टू द पॉइंट जवाब लिख के आऊंगी। मैं फालतू की कहानी नहीं बनाऊंगी, ऐसे लिख के नहीं आऊंगी। मैं मुझ में ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि कोई बात नहीं, अगर मैं 60% सिलेबस में इतने अच्छे मार्क्स ला सकती हूं तो मैं 100% सिलेबस में तो पता नहीं क्या कर सकती हूं। आई बात समझ में? तो ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर डेफिनेटली आना चाहिए, और ये तभी आएगा जब तुम अपने डर को पीछे छोड़ोगे, जब तुम
सिलेबस के पीछे भागना बंद करोगे कि अरे पहले ही प्री बोर्ड में पूरा सिलेबस आ रहा है, मैम ने तो कराया ही नहीं है, सर ने तो कराया ही नहीं है, हम क्या करेंगे। अरे जितना कराया है वो तो पढ़ के जो है ना रिवाइज करके पेपर देने जाओ। तुमको भी पता है कि प्री बोर्ड्स के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, नहीं जुड़ते हैं। ये अब तुम लोग ये मत बोलना कि अच्छा मैम प्री बोर्ड्स के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, मतलब हम तो बिना पढ़े भी देंगे तो भी चलेगा। अरे यार समझदारों, समझदारी से काम लो, जो मैं बता रही हूँ वो सुनते जाओ बस। ये सेशन बस इसीलिए है ताकि मैं तुम्हें प्री बोर्ड्स की इम्पोर्टेंस समझा दूँ, प्लस प्री बोर्ड्स में तुम्हें करना क्या है और कैसे करना है वो भी मैं तुम्हें बता दूँ। ये नहीं कि इम्पॉर्टेंट क्यों है बेटा, ये 5 पॉइंट हैं जिनके कारण प्री बोर्ड्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो तो ठीक है, वो सबको पता होता है, लेकिन प्री बोर्ड्स में क्या करना है कैसे करना है वो कौन बताएगा, टीचर ही तो बताएगा ना, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो अपने सिलेबस के पीछे भागना छोड़ो, सिलेबस से डरना छोड़ो, और अगर तुम्हारे अगले हफ्ते से प्री बोर्ड्स शुरू हो रहे हैं तो तुम्हें क्या करना है, जितना सिलेबस तुम्हारा हो चुका है बेटा उसी सिलेबस को तुम्हें रिवाइज करना है और बिंदास जाकर के तुम्हें अपना एग्जाम देना है बिना डरे। कभी कभी डर के कारण भी ना सवाल आता है लेकिन फिर भी उसका जवाब हम लिख नहीं पाते क्योंकि हम अंदर से इतने डरे होते हैं। डरना नहीं है, अरे छोड़ो, चिंता मत करो, बोर्ड एग्जाम तक कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम तक कर लेंगे, बोर्ड एग्जाम तक कर लेंगे। ये बात कम से कम दिन भर में 3 से 4 बार अपने आप को ही बोला करो, क्योंकि अभी तो तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो अभी तुम लोग मोटिवेटेड रहोगे, लेकिन अगले दिन फिर क्या होगा, अरे मोटिवेशन गया खाई में। तो ये बात अपने आप से ही बोला करो कि हो जाएगा हो जाएगा। वो कहते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बस वही करना है। मैं सिर्फ प्री बोर्ड्स की बात कर रही हूँ, एक बार मैं फिर बता देती हूँ, ठीक है ना। बोर्ड्स की बात नहीं हो रही, अभी प्री बोर्ड्स की बात हो रही है। बोर्ड्स तो बाद में आएंगे, पहले प्री बोर्ड्स देखो। तो प्री बोर्ड्स के लिए पहली टिप मेरे एक्सपीरियंस से तुम लोगों के लिए ये है कि से गुड बाय टू सिलेबस फोबिया। बाय बाय कर दो सिलेबस फोबिया को कि अरे देख लिया जाएगा, बोर्ड एग्जाम के पहले तक सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। अभी जो प्री बोर्ड्स आ रहे हैं है ना, और मैं तो सेकंड प्री बोर्ड्स की बात भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो अभी फर्स्ट प्री बोर्ड्स की बात कर रही हूँ कि फर्स्ट प्री बोर्ड्स में जितना सिलेबस तुम्हारा हो गया है बस उसी को रिवाइज करके एग्जाम देने जाओ बिना डरे। सो से गुड बाय टू सिलेबस फोबिया। तो होपफुली तुम लोगों को ये वाली टिप समझ में आई होगी। तो अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, सुनो तो, रुको तो। अब बच्चों हुआ ये कि जिस दिन हम लोगों को साइंस के फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम के नंबर मिले थे, हमें हमारी आंसर शीट्स दी गई थी देखने के लिए। तो मेरी क्लास के, मतलब मुझे छोड़ करके मेरी क्लास के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अपने मार्क्स को लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड थे। मतलब मेजॉरिटी बच्चे ऐसे थे जो अपने मार्क्स से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उन बच्चों के हिसाब से उनका पेपर अच्छा गया था, उन बच्चों के हिसाब से उन्होंने आंसर्स अच्छे लिखे थे, सही लिखे थे। लेकिन जब उन बच्चों ने अपनी अपनी आंसर शीट्स देखी तो वो अपनी आंसर शीट्स को देख कर के हैरान रह गए, दंग रह गए। उन बच्चों ने, मेजॉरिटी बच्चों ने ये देखा कि सही आंसर होते हुए भी मैम ने फुल मार्क्स नहीं दिए। कहीं आधा नंबर काट लिया, किसी आंसर में 1 नंबर काट लिया, किसी आंसर में 2 नंबर काट लिया, कुछ आंसर में तो 3 नंबर काट लिए। तो बच्चे हैरान थे कि यार आंसर्स सही तो हैं, अगर आंसर गलत हो तो नंबर कटने चाहिए, या
अगर आंसर बहुत ही ज़्यादा गलत हो तो उस गलत आंसर पर तो नंबर मिलने ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर आंसर्स सही हैं तो करेक्ट आंसर्स पर पूरे नंबर मिलने चाहिए ना भाई। तुम भी तो यही एक्सपेक्ट करोगे। सपोज मैंने तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, और अगर तुम लोग उस सवाल का सही जवाब देते हो तो तुम लोग मुझसे यही तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि मैम हमने सवाल का सही जवाब दिया है तो हमें फुल मार्क्स दीजिए। सही जवाब होते हुए भी अगर मैं तुम्हारा 1 नंबर काट लूँ या 2 नंबर काट लूँ या 1 नंबर काट लूँ तो तुम्हें गुस्सा आएगी ना कि मैम ये क्या नाटक लगा के रखा है आपने। सवाल सही है फिर भी जो है ना आप हमको मतलब सवाल का जवाब सही है लेकिन फिर भी फुल मार्क्स नहीं दे रहे हो, कहीं ना कहीं नंबर काट रहे हो। मैम क्यों क्यों आखिर क्यों? बस तो मेरी क्लास के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की भी यही प्रॉब्लम थी, तो वो सब के सब गए मैम के पास शिकायत लेकर के अपनी अपनी कि मैम व्हाट इज़ दिस। कुछ बच्चों ने हिम्मत करके पूछा भी मैम से कि मैम देखिए मेरी आंसर शीट देखिए, ये वाला आंसर तो ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सही लिखा है मैंने, कुछ भी गलत नहीं लिखा मैंने, तो फिर इस आंसर में मुझे पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन आपने पता नहीं क्यों 1 नंबर काट लिया। मैम क्यों काटा, कम से कम बता तो दो। मैम ये सब क्या है मैम, हमें तो जो आंसर्स हमने लिखे हैं उन आंसर्स पर हमको फुल मार्क्स चाहिए। मैम आपने जो है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट कॉपी चेक करी है, हमें ये पसंद नहीं आया। तो मैम का रिएक्शन कुछ इस तरह का था। मैम वॉज लाइक कि जितने नंबर दिए हैं उतने में ही खुश रहो, ज़्यादा अगर दिमाग चाटा तो जितने नंबर दिए हैं वो भी काट लूँगी। मैम का रिएक्शन कुछ इस तरह से था। क्यों? क्या मैम की कोई पर्सनल दुश्मनी थी क्लास के मेजॉरिटी बच्चों के साथ, या मैम की कोई पुरानी रंजिश थी मेरे क्लास के मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ, जो मैम ने उनके सही आंसर्स पर भी फुल मार्क्स नहीं दिए, इनफैक्ट नंबर काट लिए, और ऊपर से फिर गुस्सा भी कर रही कि अगर दिमाग ख़राब किया तो जितने दिए हैं उतने भी काट लूँगी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? बेटा आपकी टीचर की या आपके टीचर की कभी भी आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है, या बल्कि मुझे ये बोलना चाहिए कि आपके टीचर आपके साथ कोई पर्सनल खुन्नस या पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालते हैं आपकी कॉपी को चेक करते दौरान। वो अलग बात है कि तुमने अगर दिवाली पर वॉशरूम में जो है बॉम्ब फोड़ा है तो अलग बात है, लेकिन कभी भी कोई भी टीचर आपका, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, कभी भी आपका कोई भी टीचर आपकी कॉपी चेक करते दौरान आपसे पर्सनल खुन्नस या पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालता है, कभी नहीं निकालता है। लेकिन फिर भी यदि प्री बोर्ड्स में मार्क्स कम आए हैं तो परेशान मत होना, ठीक है? बिल्कुल भी परेशान मत होना। जैसा कि मैं तुम्हें बता तो रही हूँ भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मतलब क्या है? मैं जो यहाँ पर आज तुम्हारे साथ जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का, वो मैं क्यों कर रही हूँ? ताकि तुम्हें कुछ सीखने को मिले। इस सेशन को देखने के बाद तुम्हें समझ में आए, तुम्हें एक डायरेक्शन मिले कि हाँ यार अब मुझे क्या करना है मेरे फर्स्ट प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स में, या मुझे क्या नहीं करना है। तो मैं बेसिकली एक गाइडेंस प्रोवाइड कर रही हूँ कि अगर फर्स्ट प्री बोर्ड्स में तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं फॉर सम रीज़न, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है।
और अगर तुमको ये लग रहा है कि मैम हमारे जो स्कूल टीचर हैं उन्होंने हमारे साथ दुश्मनी निकाली है, कि मैम हम तो सही आंसर लिख के आए थे, हमने कुछ गलत नहीं लिखा था, हमने टू द पॉइंट आंसर्स लिखे थे, कीवर्ड्स भी यूज़ करे थे, लेकिन फिर भी हमारे मैम ने, हमारे सर ने जो है ना हमसे खुन्नस निकाली, हम पर गुस्सा निकाला और जो है ना हमें पूरे मार्क्स नहीं दिए और बहुत सारे मार्क्स बेवजह काट लिए। तो बेटा तुम दुनिया में अकेले बच्चे नहीं हो जो 10वीं में पढ़ रहे हो। मैं भी पढ़ी थी 10वीं में, जिसका एक्सपीरियंस मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मेरे क्लास में भी ऐसे ही हुआ था। मेजॉरिटी बच्चों की यही प्रॉब्लम थी कि यार सही जवाब होते हुए भी पूरे नंबर नहीं मिले, कट गए बहुत सारे नंबर। क्यों? दुश्मनी है टीचर की? ना, बेसिकली टीचर आपको तैयार कर रहा है। क्या कहा है तुमसे मैंने कि कभी भी कोई भी टीचर आपकी कॉपी चेक करते दौरान आपसे पर्सनल खुन्नस नहीं निकालता है। भले ही आप क्लास में कितने भी नॉटी क्यों ना हो, उनकी बात क्यों ना मानते हो, लेकिन बेटा टीचर टीचर होता है। आपकी कॉपी चेक करते दौरान कभी भी कोई भी टीचर आपसे दुश्मनी नहीं निकालेगा कि अच्छा राहुल ने कल शैतानी करी थी, राहुल ने कल आखिरी बेंच पर बैठ करके मेरी क्लास में लंच किया था, टिफ़िन खाया था, मैं इसके नंबर काटूंगा। ऐसा नहीं होता बेटा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ऐसा सोचना भी मत। अगर प्री बोर्ड्स में तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सही जवाब होते हुए भी हमको टीचर ने मार्क्स कम दिए हैं, तो बेटा उसमें तुम्हारी ही भलाई देखी है टीचर ने, और टीचर ने जानबूझ के ऐसा किया है। क्यों? टीचर तुमको बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है। जो तुम्हारे प्री बोर्ड्स होते हैं, प्री बोर्ड्स की जो आंसर शीट्स होती हैं, जो तुम्हारी कॉपीज़ होती हैं, वो तो इंटरनली ही चेक की जाती हैं। तुम्हारे स्कूल टीचर ही क्या करते हैं, तुम्हारे प्री बोर्ड्स की कॉपियाँ चेक करते हैं। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता ना। बोर्ड एग्ज़ाम में तुम्हारी कॉपी कौन सा टीचर चेक करेगा वो तुम्हें नहीं पता होता। अब वो टीचर हो सकता है कि तुम्हारी कॉपी स्ट्रिक्टली चेक करे, या हो सकता है कि लीनियंट चेकिंग हो उसकी, यू नेवर नो। तो टीचर तुम्हें कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाता है कि अगर इस बच्चे को मैंने इसके सही आंसर पर फुल मार्क्स दे दिए तो ये बच्चा कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि अरे ये सवाल तो मुझे आता है, ये सवाल जिस टॉपिक से आया है वो टॉपिक तो मुझे आता है, तो मैं अब उसको रिवाइज नहीं करूँगा, मैं अब उसको पढ़ूंगा ही नहीं। टीचर तुम्हें ये गलती करने से, ये ब्लंडर करने से बचाता है। तुम्हारे सही जवाब होते हुए भी पूरे नंबर टीचर नहीं देता, एक आध नंबर काट लेता है, ताकि तुम्हें उस बात का गुस्सा आ जाए कि अच्छा इस आंसर पर मेरी मैडम ने आधा या एक नंबर काटा था या 2 नंबर काटे थे। ठीक है मैम, काट लो, आप भी काट लो। अब ये जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है ना, उस टॉपिक को हम दोबारा पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और फिर उस टॉपिक से कोई सवाल आ जाएगा ना बोर्ड एग्जाम में, तो उसको फोड़ के आएंगे। उसी टॉपिक से अगर कोई सवाल आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो उसको फाड़ के आएंगे, बिल्कुल निपटा के आएंगे कि देख लो। ये गुस्सा, ये अग्रेशन टीचर जो है बच्चों में बिना कुछ बोले डालता है, बता के नहीं डालता है कि राहुल तुम्हारे मैंने इस वाले आंसर पर मार्क्स इसलिए काटे हैं ताकि तुम ये क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक को फिर से पढ़ो। ऐसा नहीं होता, कुछ बोल के नहीं किया जाता है, कुछ कुछ चीज़ें बिना बोले भी करनी पड़ती हैं। आई बात समझ में? तो स्ट्रिक्ट चेकिंग के लिए प्रिपेयर्ड रहो। तुम्हारा काम है पढ़ना, पढ़ने के बाद एग्जाम देना, पेपर देना, और फिर टीचर पे छोड़ दो। अगर तुम्हारा आंसर इतना टू द पॉइंट होगा
तो तुम्हें टीचर ना चाहते हुए भी फुल मार्क्स दे देगा कि नहीं यार, इससे ज़्यादा सही आंसर तो दुनिया में हो ही नहीं सकता, तो तू ले, पूरे मार्क्स ले। लेकिन अगर टीचर को जहाँ भी लग रहा है कि नहीं यार, एक चीज़ और एक पॉइंट और इस बच्चे को लिखना चाहिए था, या ये सवाल जिस टॉपिक से आया है उस टॉपिक को बच्चे को और डिटेल में पढ़ना होगा, तो टीचर वहाँ तुम्हारे मार्क्स काटेगा और तुम उसको रोक नहीं सकते हो। ज़्यादा गुस्सा दिलाया तो सेकंड प्री बोर्ड की जो कॉपी है वो और स्ट्रिक्टली चेक हो जाएगी, है ना। तो पंगे ना लो, ये भी तुम समझ जाओ, ठीक है। तो दूसरी टिप क्या है तुम्हारे लिए कि स्ट्रिक्ट चेकिंग के लिए, कॉपी चेकिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ, कॉपी स्ट्रिक्टली चेक हो सकती है, कोई चिंता की बात नहीं। ऐसा नहीं कि तुमसे कोई जानी दुश्मनी है टीचर की कि नहीं, पूरी क्लास की कॉपी वो लीनियंटली चेक करेंगे और तुम्हारी कॉपी जो है वो पूरी खुन्नस के साथ चेक करेंगे। क्या बोला तुमको मैंने कि कभी भी कोई भी टीचर तुम्हारी कॉपी चेक करते दौरान अपनी पर्सनल दुश्मनी नहीं निकालता है। वो अलग बात है कि अगर बाथरूम में बॉम्ब फोड़ा है तुमने दिवाली पर, तो फिर तो तुम गए, वरना नहीं तो ऐसे नहीं, है ना, वो नहीं। चलो आगे बढ़े। अब जैसा कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पहला प्री बोर्ड एग्जाम है ना, पूरा सिलेबस आ रहा है और पूरे सिलेबस में से 60% आता है, 65% आता है, 70% सिलेबस आता है, बाकी का नहीं आता। ऊपर से मैम जो है कॉपी भी बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक कर रही हैं। तो इन सब से क्या होगा, मार्क्स कम आएंगे, है ना। 2 नंबर, 2.5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर होगा, कोई बात नहीं। मैं क्या समझा रही हूं मैं तुमको, बेटा कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, डोंट लूज होप, और यू कैन से योर कॉन्फिडेंस, बिल्कुल भी लूज नहीं करना है कि बाप रे मैम जिंदगी बर्बाद हो गई। मैम मन लगा करके पढ़ाई करी थी हमने, लेकिन फिर भी एक तो सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, जितना पढ़ के गए थे उसमें से जो है ना टीचर ने मार्क्स भी काट लिए, बर्बाद, जिंदगी बर्बाद। अरे कोई बर्बाद नहीं हुई है यार, सब ठीक है, सब ठीक है, सबके साथ हो रहा है। जो जिस फेज में तुम अभी हो उस फेज में तुम्हारे बाकी क्लासमेट्स भी हैं, तुम्हारे सीनियर्स भी थे, तुम्हारे जूनियर्स आगे जाके होंगे। और मैं अपना एग्जाम्पल दे तो रही हूँ कि होता है बेटा, सबके साथ ही होता है। टीचर्स बच्चों को तैयारी एक ही तरीके से करता है, ऐसा नहीं कि हर बैच के लिए टीचर जो है ना अलग स्ट्रैटेजी बनाता है ना, कुछ तरीके कॉमन होते हैं। मेरे टाइम पर भी टीचर्स ऐसे ही करते थे, तुम्हारे टाइम पर भी टीचर्स ऐसे ही करेंगे, और आगे जो तुम्हारे जूनियर्स आएंगे 10th में उनके साथ भी यही चीज़ होने वाली है कि सिलेबस पूरा का पूरा दे देंगे फर्स्ट प्री बोर्ड में। बच्चों का सिलेबस जो है ना तब तक होता नहीं है पूरा कंप्लीट, जान पूछ के फर्स्ट प्री बोर्ड में पूरा सिलेबस दिया जाता है बच्चों को डराने के लिए, क्योंकि बच्चे डर के ही पढ़ते हैं, ताकि तुम डर जाओ कि हो पूरा सिलेबस आ रहा है। तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, स्ट्रिक्टली कॉपी चेकिंग होती है, सबकी होती है, मार्क्स सबके कम आते हैं, कोई बात नहीं, उम्मीद नहीं छोड़नी है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, कोई बात नहीं। याद रखो कि टीचर तुम्हें रेडी कर रहा है फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तुम्हारा भला ही चाहता है यार। अगर तुम स्टेट टॉपर बनोगे अपने स्कूल से, अगर क्या बन ही जाओगे, तो नाम किसका होगा, तुम्हारे स्कूल का ही तो होगा। कि सपोज केंद्रीय विद्यालय का बच्चा स्टेट टॉपर बना है क्लास 10th में, तो कौन सी स्कूल का था, केंद्रीय विद्यालय का था। कौन सी टीचर ने पढ़ाया था, इस टीचर ने पढ़ाया था। तो टीचर का खुद का भी तो नाम होगा यार, तो वो अपना नाम क्यों डुबोएगा, इमेजिन करो, ठीक है। तो उम्मीद नहीं छोड़नी है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, सब अच्छा होगा, ऑल इज वेल, है ना। चलो आगे बढ़े। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग योर एग्जाम, टाइम मैनेजमेंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सैंपल पेपर हम सॉल्व करते हैं, है ना, अभी हम करेंगे, आगे भी करेंगे। तो किसी भी सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए तुमको मिलते हैं पूरे 3 घंटे। मैं तुम्हें यहाँ से सैंपल पेपर सॉल्व करवाती हूँ तो उसमें लग जाते हैं 5 घंटे, क्योंकि मैं तुम्हें हर एक सवाल को समझा करके सॉल्व करवाती हूँ। लेकिन अगर तुम अपने लेवल पर कोई भी सैंपल पेपर को सॉल्व करने बैठोगे प्रैक्टिस के लिए, तो तुम्हें 3 घंटे ही मिलेंगे उस पर्टिकुलर सैंपल पेपर को सॉल्व करने के लिए।
तुम्हारा जो फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम होगा, है ना, सपोज साइंस का हो रहा है एग्जाम, तो उसमें भी तुमको साइंस के एग्जाम के लिए तुम्हें 3 ही घंटे मिलेंगे। अब देखो होता क्या है, फर्क है प्री बोर्ड जाकर के देना और घर में बैठ कर के सैम्पल पेपर सॉल्व करना, इनमें फ़र्क होता है। जैसे कि तुमको मैंने बोला कि बेटा ये लो तुम सैम्पल पेपर और इसको तुम्हें सॉल्व करना है 3 घंटे में। आपने बोला ओके मैम। अब क्या हुआ, आधा घंटा तुमने अपना सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से सॉल्व किया। ऐसा नहीं कि तुम सॉल्व नहीं कर रहे हो, लेकिन हुआ क्या, आधे घंटे बाद तुमको सुस्सू आ गई, है ना, तो तुम वहाँ चले गए। फिर इसके बाद में तुम्हें लगा कि अरे हमको तो जो है प्यास लग गई, है ना, तो अब तुम गए किचन में, वॉशरूम से तुमने वापस आना था सैम्पल पेपर को सॉल्व करने के लिए, लेकिन तुम मुड़ गए कहाँ, किचन में, कि मम्मी प्यास लग रही है कुछ पिला दो। मम्मी बोली क्या पिला दूँ बेटा, तो तुमने बोला मम्मी एक काम करो गर्मा गर्म चाय बना दो, मज़े आ जाएगी। अब चाय बनने में 5-10 मिनट तो लगते ही है ना, तो उतना टाइम तुमने, मतलब तुम मान लो कि अच्छा चाय बनेगी, फिर तुम बैठ के पियोगे भी, फिर मम्मी बोलेंगी बेटा इतनी देर से पढ़ाई कर रहा है, ले कुकीज़ भी खा ले साथ में, है ना। तो इन सब के बीच में होगा क्या, इन सब के कारण होगा क्या, वो टाइम तुम्हारा सैम्पल पेपर को सॉल्व करने का था, लेकिन तुमने उसको अपना स्नैक्स टाइम बना लिया, चाय नाश्ता पानी हो रहा है। तो क्या बोलेंगे, एक गैप आया कि नहीं आ गया, एक ब्रेक आ गया ना बेवजह का। मैंने क्या कहा था कि तुमको 3 घंटे के अंदर सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। तुमने आधा घंटा तो बैठ के लगातार सैम्पल पेपर सॉल्व किया, पर नेचर्स कॉल, फिर इसके बाद में प्यास लग गई, मम्मी चाय बना दो, मम्मी कुकीज़ भी दे दो, मम्मी ये भी कर दो, मम्मी वो भी कर दो, टाइम वेस्ट हो गया। फिर तुम्हें लगा चलो यार सब कुछ हो गया, चलो यार मैम ने कहा है सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, चलो फिर से करने बैठते हैं। अब तुम फिर से जो है अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करने बैठे, 1 घंटा तुमने लगातार अपना सैम्पल पेपर सॉल्व किया। उसके बाद तुम फिर उठ गए कि थोड़ी फ्रेश एयर लेकर के आते हैं, या पड़ोस के किसी दोस्त ने बुला ले कि अरे राहुल आजा भाई बात करते हैं थोड़ी, या व्हाट्सएप, भाई आजकल तो इतना डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए कि कुछ पूछो नहीं। इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, फेसबुक पे आ गया, ये वो, तो तुम उसमें भटक गए। तुमने डिसाइड किया था कि बस मैं अपने दोस्त का मैसेज पढ़ के उसको रिप्लाई करके फ़ोन रख दूंगा और अपने सैम्पल पेपर को सॉल्व करने में जुट जाऊंगा, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। क्या हुआ, तुमने बस अपने दोस्त के व्हाट्सएप मैसेज को चेक करने के लिए फ़ोन उठाया था, अब तुम वही इंस्टाग्राम खुल गया, रील्स जो है देखने तुमने शुरू कर दी। अब एक के बाद तुम रील्स देखते जा रहे हो, क्या हुआ, आधा घंटा वेस्ट। क्या कहा था तुमको मैंने, 3 घंटे के अंदर सैम्पल पेपर तुम्हें सॉल्व करना है, 3 घंटे के अंदर तुम्हें अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। लेकिन क्योंकि हम घर में बैठ के सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो बार बार ब्रेक ले रहे हैं। तो 3 घंटे के सैम्पल पेपर को तुमने सॉल्व करने के लिए शाम से रात कर दी, रात में जाकर के तुम्हारा सैम्पल पेपर वो कंप्लीट हुआ। गलत हुआ नहीं, सही नहीं हुआ। या तो तुम्हारे अंदर इतना क्या बोलेंगे पावर हो, इतने तुम फोकस्ड हो कि नहीं यार, वैसे तो ये होना चाहिए क्योंकि तुम लोग क्लास 10th में आ गए हो, है ना, तो इतनी सिंसियरिटी तो तुम में होनी चाहिए। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है कि सैम्पल पेपर हम सॉल्व करने बैठ रहे हैं, तो 3 घंटे के अंदर हमको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। तो कमरे में जाके बैठ जाओ और खिड़की दरवाजे सब बंद कर लो, पानी वानी सब पी के बैठो, फ़ोन को बाहर फेंक दो, है ना रहेगा फ़ोन सामने, ना तुम उसके मैसेज पढ़ोगे, और पूरे फोकस होकर के, पूरा कंसंट्रेशन के साथ जो है 3 घंटे लगातार बैठ के सिंगल स्ट्रेच में तुम क्या करो, अपना सैम्पल पेपर निपटाओ। ये नहीं कि हर आधे घंटे में, हर 5 मिनट में जो है तुम ब्रेक ले रहे हो कि अरे एक सवाल हो गया, हाश चलो कुछ और करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बार बार जो ब्रेक आता है, ये जो बार बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, ये कहीं ना कहीं बेटा अफेक्ट करता है। तो जब तुम प्री बोर्ड्स देते हो, फर्स्ट या सेकंड प्री बोर्ड, तो अब घर में तो तुम हो नहीं, है ना, स्कूल जाकर के ही, एग्जाम हॉल में ही बैठ करके तुम क्या करते हो, अपने प्री बोर्ड्स देते हो। तो एक माहौल बनता है कि नहीं यार, स्कूल में बैठे हैं, प्री बोर्ड्स दे रहे हैं,
तो अब कोई फालतू के ब्रेक नहीं होंगे, है ना, कोई नेचर्स कॉल नहीं, कोई चाय नहीं, कोई पानी नहीं, कोई नाश्ता नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन नहीं, कुछ भी नहीं। पूरा फोकस तुम 3 घंटे कहाँ करते हो? अपने पेपर पर करते हो, प्री बोर्ड के पेपर पर। तो ये बेटा टाइम मैनेजमेंट ही तो है कि तुम अपने टाइम को, जो 3 घंटे का तुम्हें समय दिया गया है, उसको तुम मैनेज करो, मैनेज करो। देखो कि तुम्हें कैसे अपना पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि बेटा 2 प्री बोर्ड्स, कुछ कुछ स्कूल में तो 3-3 प्री बोर्ड्स तक होते हैं। 2 प्री बोर्ड्स देने के बाद तुम्हें अल्टीमेटली अपना फाइनल बोर्ड एग्जाम देना है कि नहीं देना है, उस लेवल तक तुम्हें तैयार होना है कि नहीं होना है। तो प्री बोर्ड्स से बेहतर तैयारी तुम्हारी कोई नहीं करवा सकता है। ऐसा नहीं कि तुम घर पे पढ़ते नहीं हो, ऐसा नहीं कि तुम घर पर सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करते हो, पर डिस्ट्रैक्ट होते हो बार बार कि नहीं होते हो। लेकिन जब तुम प्री बोर्ड्स देने जाते हो अपने स्कूल में, तो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं चलती है। लगातार 3 घंटे बैठ करके अपना पहला प्री बोर्ड और दूसरा प्री बोर्ड दे करके आते हो ना, तो ये प्रैक्टिस ही तो है। इस प्रैक्टिस में तुम क्या करोगे? तुम अपना टाइम को मैनेज करना सीखोगे ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा? तुम अपने बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी हो जाओगे। अब सोचो अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स ना हो और सिर्फ तुम्हारा एक फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, तो बेटा वहाँ पर तुम्हें दिक्कत आएगी कि अरे यार, घर पे बैठ करके सैम्पल पेपर सॉल्व करते थे, शाम से लेकर के रात तक जो है एक ही सैम्पल पेपर बैठ के सॉल्व करते थे, ब्रेक ले करके, लेकिन अब एक साथ जो है ना 3 घंटे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के जो है ना पेपर देना पड़ेगा। थक जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं रहेगी। इसलिए जो प्री बोर्ड्स होते हैं वो तुम्हें कहीं ना कहीं रेडी करते हैं फाइनल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट, प्री बोर्ड्स का मतलब है टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम मतलब 4 सेक्शंस आते हैं ना तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, A, B, C एंड D। A सेक्शन जो होता है उसमें हर एक सवाल 1 मार्क का होता है। D जो चौथा लास्ट सेक्शन होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो कम होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस जो मार्क्स कैरी करते हैं वो मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब जैसे कि सेक्शन D है ना, उसमें गिन के 3 सवाल आए हैं, एक फिजिक्स से, एक बायो से, एक केमिस्ट्री से, लेकिन हर एक सवाल 5 मार्क्स का है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करता है तो टीचर आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि आप थोड़ा लिखो उस क्वेश्चन के आंसर में, है ना। 1 वर्ड आंसर या 1 सेंटेंस में आंसर वहाँ पे नहीं चलेगा। तो 5 मार्क्स का अगर कोई सवाल है तो टीचर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप उस 5 मार्क के सवाल में कुछ लिखो, अच्छा लिखो। अगर डायग्राम ड्रॉ हो सकता है तो डायग्राम लिखो, कुछ तो भी, मतलब टीचर चाहता है कि आप उस 5 मार्क के क्वेश्चन पर थोड़ा सा टाइम दो, टाइम इन्वेस्ट करो और अच्छे से लिखो, तब जाकर के पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे। तो कई बार क्या होता है ना कि बच्चे A सेक्शन से शुरू करते हैं, फिर B पे आते हैं, C पे आते हैं, अब D तक जब वो पहुंचते हैं तो टाइम कम रह जाता है और फिर जल्दबाजी में कुछ भी कुछ लिखते हैं, तो फिर नंबर भी उसी हिसाब से मिल जाते हैं। तो जब आप अपने प्री बोर्ड्स देते हो तो प्री बोर्ड्स के दौरान आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि जैसे फर्स्ट प्री बोर्ड हुआ, आपने सोचा कि एक काम करते हैं, डी सेक्शन से शुरू करते हैं, उल्टा शुरू करते हैं डी सेक्शन से। तो डी सेक्शन तुमने पहले सॉल्व किया, फिर तुमने सी किया, फिर तुमने बी करा, फिर तुमने ए सेक्शन सॉल्व किया, है ना। तो तुमने पूरा उल्टा ही तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया। लेकिन जब तुमने डी के बाद सी किया, सी के बाद बी किया, बी के बाद ए किया, तो तुमने ये रियलाइज़ किया कि यार शुरुआत में, पेपर की शुरुआत में तो टाइम होता है, तो उस टाइम में तुमने ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, और पेपर जब ख़त्म होने वाला होता है तो उस समय टाइम भी कम रह जाता है, तो उस कम टाइम में तुमने 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो तुम्हें ये चीज़ जमी, तुम्हें ये सीक्वेंस जमा। और ये भी पॉसिबल है कि तुम्हें ये सीक्वेंस ना जमे, तुमने पहले डी किया, फिर तुमने बी किया, फिर तुमने सी किया, ए सेक्शन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिला, तो तुमने बोला नहीं यार,
अब जो दूसरा प्री बोर्ड होगा उसमें हम दूसरा कोई सीक्वेंस जो है पकड़ेंगे, या ये भी हो सकता है कि तुमने पहले प्री बोर्ड में ए सेक्शन को ही तुमने ए सेक्शन से ही तुमने शुरुआत करी कि नहीं, पहले तो हम 1 मार्क क्वेश्चन करेंगे, फिर लास्ट में जो है ना सेक्शन डी करेंगे, लेकिन हुआ क्या, टाइम कम पड़ गया, तो तुमने डिसाइड किया कि नहीं यार ये सीक्वेंस हमको नहीं जमा, ये सीक्वेंस हमको बिल्कुल नहीं जमा, अब हम सेकेंड प्री बोर्ड में डी से शुरू करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन ही तो है। तुम्हारे पास टाइम होता है प्री बोर्ड्स में एक्सपेरिमेंटेशन करने का, अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए सही सीक्वेंस समझने का कि तुम कंफर्टेबल किस चीज में हो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम लोग को बोलूंगी कि बच्चों तुम लोग सबसे पहले डी सेक्शन ही सॉल्व करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए और ये तुम तभी ले पाओगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जब तुम अपने प्री बोर्ड्स को सीरियसली लोगे, हवा में नहीं कि अरे देख लेंगे कर लेंगे, घर पे सैंपल पेपर भी तो हम सॉल्व करते हैं ना, नहीं ये नहीं। घर में सैंपल पेपर सॉल्व करना और स्कूल में जाकर के एग्जाम हॉल में जाकर के प्री बोर्ड देना एंटायरली डिफरेंट चीजें हैं बच्चों, एंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। घर पर सैंपल पेपर सॉल्व करते दौरान तुम ब्रेक लेते हो, तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, लेकिन प्री बोर्ड्स में ऐसा नहीं होता है ना। तो मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगी कि बच्चों तुम्हें ये वाला सीक्वेंस फॉलो करना है, ये तुम डिसाइड करोगे जब तुम प्री बोर्ड्स को सीरियसली लोगे। आई बात समझ में? तो तुम्हें पता करना है कि तुम किस चीज में कंफर्टेबल हो, तुम किस तरीके से अपने क्वेश्चन पेपर को, या ये भी बोल सकते कि तुम किस सीक्वेंस में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में कंफर्टेबल हो। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मुझे जो ज़्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें मुझे ज़्यादा लिखना होता है, उनमें मुझे ज़्यादा टाइम देना होता है, तो तुम उनको पहले कर लो, एंड में तुम 1 मार्क वाले क्वेश्चंस करो। या तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार जो सीक्वेंस पेपर में दिया गया है सेक्शन ए बी सी डी हम उसी में कंफर्टेबल हैं, तो तुम उसमें सॉल्व करो। तुम्हें अपना कंफर्ट जोन बेसिकली देखना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए तुमको मैं बता रही हूँ कि प्री बोर्ड्स मतलब क्या, टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, कि तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तुमको एक्सपेरिमेंट करने को नहीं मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में तुम्हें बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम मिलेगा ही नहीं। एक पेपर आएगा, 3 घंटे मिलेंगे तुम्हें सॉल्व करने के लिए, कहीं से भी करो। अगर तुम ए से शुरू करते हो, बी सी डी पे जाते हो, डी सेक्शन को अगर तुम्हें सॉल्व करने के लिए अगर तुम्हें कम टाइम मिल रहा है, मतलब कि समय की कमी हो रही है और तुम डी सेक्शन के सवालों को ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो बेटा वो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी। उसमें कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा कि जो इन्विजिलेटर है वो सोचे कि अरे बेचारे को ना टाइम कम पड़ रहा है, ठीक है बेटा तुम और टाइम ले लो। ऐसा नहीं होगा। तो अपने आप को इतना रेडी कर लो, इतना पक्का कर लो कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो होपफुली तुम लोगों को ये एक्सपेरिमेंटेशन वाली मेरी बात समझ में आई होगी, ये टिप समझ में आई होगी कि तुम्हारे पास प्री बोर्ड्स होंगे, उन 2 प्री बोर्ड्स में तुम्हें अपना कंफर्ट जोन ढूंढना है, कंफर्ट जोन पहचानना है कि तुम अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए कौन से सीक्वेंस के साथ कंफर्टेबल हो, ABCD में या DCBA में, वो तुम्हें खुद डिसाइड करना होगा। वो सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है, उसमें मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ठीक है, बस ये कुछ 5 टिप्स थी जो मुझे आपको देनी थी आपके प्री बोर्ड्स के लिए। और इन 5 टिप्स को जानने के बाद क्या लगता है आपको, प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं या नहीं? ज़रा सोचो, अगर प्री बोर्ड्स ना हुए तो ये एक्सपेरिमेंटेशन का मौका आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके प्री बोर्ड्स नहीं हुए तो टाइम मैनेजमेंट का भी आपको मौका नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस छूटेंगे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में। अगर प्री बोर्ड्स नहीं हुए तो शायद
बच्चों को ये समझ में ना आए कि कॉपीज़ जो होती हैं वो स्ट्रिक्टली चेक होती हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की। मैं डरा नहीं रही हूँ, रियलिटी चेक दे रही हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम्स की कॉपीज़ स्ट्रिक्टली ही चेक होती हैं, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊँ, दो चीज़ें होती हैं। अगर पेपर बहुत ईजी आता है, मतलब ठीक ठाक लेवल का आता है, तो फिर स्ट्रिक्टली कॉपी चेकिंग होती है। और अगर अगर पेपर बहुत डिफ़िकल्ट आता है तो फिर टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप थोड़ी सी लीनियंटली कॉपी चेक करिएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये मेंटली प्रिपेयर किया जाता है कि यार, कहते ना ज़्यादा का आप टारगेट करो, जैसे आप 150 स्कोर करने का टारगेट करो तो 100 तो मिल ही जाएंगे ना। तो बच्चों को वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन के लिए, कंडीशन के लिए टीचर्स मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि अगर वो आपके प्री बोर्ड्स में जो आंसर्स आपने लिखे हैं उन आंसर्स पर अगर टीचर्स फुल मार्क्स दे देंगे तो कहीं ना कहीं आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि यार ये जो सवाल है, ये जिस सवाल टॉपिक से है वो तो हमको बनता है, तो अब वो हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, उसको हम अब दोबारा रिवाइज नहीं करेंगे ना। टीचर जानबूझ के आपके कुछ नंबर काट लेगा कि बेटा तुम फिर से पढ़ो इसको। तुम गुस्से में आओगे, तुम टीचर को 4 गाली भी दे दोगे कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस मैडम को, लेकिन फिर भी तुम पढ़ने के लिए दोबारा उस टॉपिक को मजबूर हो जाओगे। और फिर जब बोर्ड एग्जाम में उसी टॉपिक से सवाल आएगा तो तुम गुस्से में चिढ़ के कि स्कूल टीचर ने अच्छे मार्क्स नहीं दिए थे, लेकिन अब तो मैं इसमें फोड़ के आऊँगा। तुम उससे भी बेहतरीन सवाल लिख करके आओगे जो तुमने प्री बोर्ड्स में लिखा था। अगर ये सब ना हो, प्री बोर्ड्स अगर हो ही ना, तो क्या तुम्हें ये छोटी छोटी सी बातें समझ में आएंगी? नहीं। तो आज के बेटा इस सेशन का मतलब यही था कि तुम्हें मैं बस इतना समझा दूं कि प्री बोर्ड्स डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन्हें आप कैजुअली मत लो कि अरे क्या रखा है प्री बोर्ड्स में, कौन से मार्क्स जोड़ते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में। प्री बोर्ड्स के नहीं जोड़ते हैं, मैं मानती हूँ नहीं जोड़ते हैं, लेकिन फ़ायदा तुम्हारा ही होगा अगर तुम प्री बोर्ड्स को भी उतने ही सीरियसली लोगे जितना कि तुम अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स को लेते हो। बस इस सेशन के लिए इतना ही। सेशन अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो और लगा हो कि हाँ मैम ने जो टिप्स हमको दी हैं वो हम दिमाग में रखेंगे, तो बस लाइक करो और अपने मैक्सिमम दोस्तों तक ये लेक्चर, मतलब ये सेशन शेयर करो। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।